हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सोल्यूशन के अंदर डिस्कस किया था कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। आई होप कि आपको उसका मतलब और उसको अप्लाई करना अच्छे से आ गया है। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ डील करेंगे। मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक का नाम है ठोस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे पास एक विलयन है जिसमें विलेय कैसा है, ठोस है, और विलायक कैसा है, द्रव है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इस चैप्टर में मेनली हम लोग तीन तरह के सॉल्यूशन से डील करेंगे। एक जिसमें विलेय आपका ठोस होगा, विलायक द्रव होगा। दूसरा विलेय आपका द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा। और थर्ड क्या था आपका, जिसमें विलेय गैस होगा और विलायक क्या होगा, द्रव होगा। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सोल्यूशन। मतलब द्रव विलयन के साथ हमको यहाँ पे डील करना है इस चैप्टर में। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर। अब शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है। वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब यहाँ पे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रकृति। आप लोग मेरे साथ साथ में हेडिंग डाल दो प्रकृति। यहाँ तक वीडियो पॉज करो और यहाँ पे हेडिंग डालो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करना। तो प्रकृति के आगे लिखना शुरू करो आप। समान समान को घोलता है। क्या लिखोगे, समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। ब्रैकेट में लिख देना लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। समान समान को घोलता है मतलब जो ध्रुवीय विलेय होंगे, क्या, पोलर सॉल्यूट, ध्रुवीय विलेय, वो किस में घुलेंगे, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल वाटर, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक। नेक्स्ट है आपका अध्रुवीय विलेय। क्या, अध्रुवीय विलेय। तो अध्रुवीय विलेय किस में घुलेंगे, अध्रुवीय विलायक में, इसको हम और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोलते हैं कार्बनिक विलायक। क्या बोलते हैं, कार्बनिक विलायक। फॉर एग्जाम्पल कार्बनिक विलायक के आपके पास बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, टॉल्यून हो गया, एसीटोन हो गया। ये सब क्या है, आपके कार्बनिक विलायक हैं। तो पहला हमारा है प्रकृति, ठोस की प्रकृति। बेसिकली हम लोग विलेय की बात कर रहे हैं। सेकंड है आपका ताप। क्या है, ताप। इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसमें सब पार्ट भी हैं। तो अगर मान लो जो कि ठोस है आपका, सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन। अब यदि सॉलिड का लिक्विड में घुलना, सॉलिड का लिक्विड में घुलना क्या है, एक उष्माशोषी प्रक्रम है। क्या है, उष्माशोषी। इसका मतलब डेल्टा एच कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करें, मैं इसको बाद में लिखाऊंगा, पहले आप लोग लिख लीजिए सेंटेंस में थोड़ा बहुत। यदि ठोस का द्रव में घुलना, हेडिंग डाल दो सेकंड ताप, और लिखो यदि ठोस का द्रव में घुलना, यदि ठोस का द्रव में घुलना उष्माशोषी प्रक्रम है, उष्माशोषी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। उसके बाद आप लोग इसको लिखिए, ये वाला बेसिकली छोड़ दीजिए, तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। इसको लिखिए
डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? उष्माशोषी। क्या होता है? उष्माशोषी। ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से सीखते हो। उष्माशोषी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर दैट इज टी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ठोस की विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठोस की विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। किसके अकॉर्डिंग? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, लासा-तेलिए नियम जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? यदि प्रक्रम आपका उष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर प्रक्रम अग्र दिशा की ओर जाएगा। देखो ये अग्र दिशा की ओर जा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है? हमको सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है। हमको क्या मिल रहा है? सोल्यूशन मिल रहा है। अब सॉलिड और लिक्विड को हमने मिक्स किया तो हमारे पास सोल्यूशन बना और प्रक्रम कैसा है? उष्माशोषी। तो ताप बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो हमको ज़्यादा विलयन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए की विलेयता क्या हो रही है? बढ़ रही है। वहीं नेक्स्ट लाइन से आप लोग लिखिए, पहले नेक्स्ट लाइन से लिखिए। अच्छा इसमें एग्जाम्पल भी लिख लो, पहले एग्जाम्पल भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। NaCl का वाटर में डिजॉल्व होना कैसा प्रक्रम है? उष्माशोषी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? उष्माशोषी प्रक्रम है। मतलब इसके लिए जो डेल्टा एच होता है हमारा वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। यदि ठोस का द्रव में घुलना, यदि ठोस का द्रव में घुलना एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, यदि ठोस का द्रव में घुलना एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता कम होती है। तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता कम होती है। अब यहाँ पे आप इसको समझो, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास सॉल्यूट है ए सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट है बी इन लिक्विड फॉर्म, दे आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एच is negative, that means it is an exothermic process। उष्मा छेपी। बताओ यहाँ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ऑलरेडी आपने लिख ही लिया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठोस की द्रव में विलेयता क्या होगी? कम होगी। इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल है NaOH प्लस वाटर, लिथियम सल्फेट Li2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, कॉपी करो। उसके बाद आपका अभी थर्ड नहीं है, अभी इसी में एक टॉपिक और बचा है। कुछ सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मतलब समझते हो? लवण, जिनको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? लवण। जलयोजित लवण। कौन से लवण? जलयोजित लवण। जलयोजित लवण जैसे Na2SO4 डॉट या Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। जहाँ पे डॉट लग गया ना, डॉट इतने H2O डॉट इतने H2O, उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? जलयोजित लवण बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जलयोजित लवण बुलाते हैं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो। जलयोजित लवण जैसे Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो आपका हो गया वॉशिंग सोडा। चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। Na2CO3 डॉट 10H2O को जल में घोलने पर ताप बढ़ाने पर, कॉमा लगा के लिखना, ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में इनकी विलेयता बढ़ती है, एवं बाद
एवं बाद में घटती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टलीकृत है ठोस अवस्था में, जब तक ये घुलेगा पानी में तब तक आप ताप बढ़ाते रहोगे तो घुलता ही जाएगा, स्पीड से घुलेगा। एक बार ये सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो गए, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी विलेयता क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान रखना ये चीज़। देन आपके पास थर्ड है, वैसे तो उसका कोई काम है नहीं क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, दाब। तो दाब इसमें लिखिए आप लोग, लिखिए इसमें ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं, अतः ठोस असंपीड्य होते हैं, अतः ठोस की द्रव में विलेयता पर, अतः ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही है? यह है आपका ठोस की द्रव में विलेयता। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गैस की, हेडिंग डाल दो, गैस की द्रव में विलेयता पर या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो इसमें आप पहला हेडिंग डाल दो, गैस की प्रकृति, और लिखना स्टार्ट करो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ गैस की प्रकृति। इसमें लिखो, वे गैसें जो विलायक से क्रिया कर लेती है, वे गैसें जो विलायक से क्रिया कर लेती हैं अथवा विलायक में आयनित हो जाती हैं, अथवा विलायक में आयनित हो जाती हैं, उनकी विलेयता अधिक होती है, उनकी विलेयता अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल NH3 जल से क्रिया कर लेती है, जल से क्रिया कर लेती है, जबकि HCl जल में आयनित हो जाती है, जबकि HCl जल में आयनित हो जाती है। अतः इन दोनों गैसों की विलेयता, अतः इन दोनों गैसों की विलेयता अन्य गैसों की तुलना में अधिक होती है। अतः इन दोनों गैसों की विलेयता अन्य गैसों की तुलना में अधिक होती है। और देखो यहाँ पे कैसे, बहुत ही आसान है, ये तो आप लोग कई बार कर चुके हो। HCl गैस है प्लस H2O लिक्विड है, दोनों मिक्स होके क्या बना देंगे? H3O प्लस एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। सही है? ऐसे ही आपके पास है सपोज NH3 अमोनिया गैसियस स्टेट में प्लस H2O लिक्विड स्टेट, क्या बना देगा? NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो इन दोनों गैसों की विलेयता अन्य गैसों की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। नंबर 2 है आपका टेम्परेचर, ताप।
हेडिंग डालो और लिखो इसमें सामान्यतः गैसों की द्रव में विलेयता, सामान्यतः गैसों का द्रव में घुलना लिख लो। सामान्यतः गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। इसमें बस इतना ही। अब मूव कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज दाब, प्रेशर। दाब का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहता है गैस की द्रव में विलेयता पर। आओ इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझें। सपोज ये आपका एक क्लोज कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है ऊपर से, जिसको हम प्रेशर अप्लाई करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ तक जो ब्लू वाले आपको इंक दिख रहे हैं, पार्ट दिख रहे हैं, वो क्या है? मान लो वाटर है। और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहे हैं, ग्रीन कलर, ये आपका गैस है। क्या है? गैस है। आप खुद सोचो और बताओ, ध्यान से देखना। अगर मैं इस पिस्टन को पुश करके नीचे की तरफ ले जाऊं तो क्या होगा? ये जो गैस यहाँ पे आप देख रहे हो जो अनडिजॉल्व है, जो भी बाहर है, वो वाटर में डिजॉल्व होगी ना। तो बस यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। लिख लो, सामान्यतः दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। उसके बाद ये फिगर बनाओ आप, यहाँ पे इसको लिख लेना। लिक्विड यानी कि द्रव, और ये क्या है आपका? गैस। पिस्टन नहीं है भाई, पिस्टन है। क्या है? पिस्टन है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, फिगर बनाओ, वीडियो पॉज करो, तब तक बना लो। और नेक्स्ट लाइन से लिखो, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने व्याख्या किया। गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने व्याख्या किया या समझाया, जो भी आप लिखो। तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है एक नियम, जिसका नाम क्या है? हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेडिंग डाल दें आप लोग, हेनरी का नियम। अभी यहाँ पे जो मैंने मिटाया है, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि सर पूरा बोर्ड भर दें तब हम लिखेंगे। अरे भाई साथ साथ में लिखते चलो यार, टाइम बचेगा तुम्हारा भी हमारा भी। नहीं लिखोगे, ऐसे बैठे रहोगे, है ना, इनएक्टिव, तो फिर आपका मन कहीं और जाएगा ही जाएगा। पूरा फोकस करो। 30-35 मिनट की वीडियो रहती है, इस पर फोकस ड्रा करो, इसीलिए मैं मिटा रहा हूँ। हेनरी का नियम, हेडिंग डाल दो, हेनरी का नियम। लिखो इसमें, स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आंशिक दाब, विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आंशिक दाब उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आंशिक दाब उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। अब मात्रा मतलब वही सांद्रता। यदि
यदि गैस के आंशिक दाब को P से तथा गैस की मात्रा के लिए मोल अंश, गैस का मोल अंश, वो भी तो एक तरह से मात्रा ही हुई। मोल क्या है? मात्रा ही है ना। मोल अंश से रिप्रेजेंट करें। आप लोग लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि गैस के आंशिक दाब को P से तथा गैस की मात्रा को X गैस, ब्रैकेट में लिख देना, गैस का मोल अंश से दर्शाएं तो क्या होगा? P is directly proportional to X गैस का मोल अंश। अब यहाँ से क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, क्या आ जाएगा? P इज इक्वल्स टू KH इंटू X गैस। ये आपका हेनरी नियम है। क्या है? हेनरी का नियम। किसका नियम है? हेनरी का नियम। अब यहाँ से क्या होगा? X गैस इज इक्वल्स टू 1/KH इंटू P। KH क्या है यहाँ पे? एक स्थिरांक, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? हेनरी स्थिरांक। क्या बुलाते हैं? हेनरी स्थिरांक। सही है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर KH की वैल्यू बढ़ गई, किसकी वैल्यू बढ़ गई? KH की वैल्यू बढ़ गई, तो गैस की जो मात्रा है, जिसको हमने मोल अंश के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, वो तो कम हो जाएगा। भाई ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू तो कम ही होगी ना, ओवरऑल वैल्यू कम होगी। यहाँ से आप लोग पॉइंट बना के लिख लो, 2 पॉइंट लिखना है आपको। KH का मान बढ़ने पर, नेक्स्ट लाइन से लिखना, KH का मान बढ़ने पर गैस की घुली मात्रा कम होती है। गैस की घुली मात्रा कम होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। ठीक है। अब हेनरी का नियम हो गया, ये फार्मूला हो गया, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं ध्यान से। एक और चीज़, जो X गैस है उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे P इक्वल्स टू क्या होता है? KH इंटू X गैस। अब X गैस क्या होगा? N गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, Na। कैसे? भाई गैस जो हमारा है वो क्या है? बिले सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम लोग किससे लिखते हैं? A से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB। तो इन जनरल फॉर्म होता है, तो इसमें नया क्या है? हाँ ठीक है, नया अब आएगा तनु विलयन के लिए। किसके लिए? तनु विलयन के लिए। तनु विलयन के लिए क्या होता है? Na इज लेस देन NB। तो इसलिए क्या होगा? Na प्लस NB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू NB। यहाँ पे हम एक Na को निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू KH इंटू Na अपॉन NB। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे कहाँ पर? जो भी प्रॉब्लम्स आपको डील करने पड़ेंगे रिगार्डिंग हेनरीज लॉ, वहाँ पे आप ये फार्मूला नहीं, आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। बिकॉज X गैस क्या होगा आपका? Na अपॉन Na प्लस NB, लेकिन वहाँ पे आपको Na प्लस NB नहीं करना है, बस आप क्या करना? Na अपॉन NB कर देना। सही है। तो इतना आप कॉपी करो। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हेडिंग डाल दो, हेनरी नियम की सीमाएं। किसकी सीमाएं? हाँ भाई, कुछ सीमाएं हैं इसकी, हेनरी नियम की सीमाएं। जब मैं कॉपी करने के लिए कहता हूँ तो आप लोग वीडियो को वहीं पे पॉज कर दिया करो। एक और बात,
चलो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। हेनरी नियम की सीमाएं यहाँ पे क्यों डिस्कस करें, वही है, हर चीज़ में प्रॉब्लम को तुम लोग घुसेड़ रहे हो, प्रॉब्लम है नहीं, ज़बरदस्ती प्रॉब्लम तुम लोग ला रहे हो। इससे सर वीडियो नहीं चल रहा है, तो उसमें सर क्या कर सकते हैं, मैं टावर लगवाऊँ जाके, नेटवर्क बढ़ाऊँ मैं, मॉर्निंग में होगा स्पीड, नाइट में होगा स्पीड, तब आप जग के बना लिया करो नोट्स। चलो उस पर बाद में बात करेंगे। हेनरी नियम की सीमा, इसमें लिखो फटाफट से, नंबर 1 फर्स्ट सेकेंड करके लिखना। फर्स्ट, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, पहला है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, सेकंड है आपका ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, थर्ड विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, एंड लास्ट 4 इज गैसे विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया ना करें, गैसे विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया ना करें। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स पे। सो न्यूमेरिकल्स क्या है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स पहले बोलूँगा, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। तो इतना आप लोग कॉपी कर लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 2.4, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2.4। तो क्वेश्चन क्या है देखो, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर, बुक में देखिए आप लोग, या फिर नहीं है बुक तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, रफ में लिखिएगा क्वेश्चन, फेयर में मत लिखिएगा। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 विलेय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 किलो बार है। तो N2 का उसने पूछा है मिलीमोल। अब मिलीमोल क्या होता है, आप लोग मोल तो जानते हो ना, क्या होता है मोल, हाँ, उसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मिलीमोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिलीमोल मिल जाएगा। एक सेकेंड, एक्चुअली गले में खराश हो गया है तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन है अपने सामने, N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 विलेय होगा। तो इसमें एक नया चीज़ आप सीखने जा रहे हो। देखो N2 क्या हुआ हमारा, ये तो हो गया विलेय सोल्यूट, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। जल H2O क्या हो गया अपना सॉल्वेंट, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बताना है Na, क्या बताना है, Na फाइंड करना है। चलो हटा देते हैं इसको। क्या आप मुझे Nb बता सकते हो। अब देखो B मतलब जल का आयतन कितना है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml। कितना होगा, 1000 ml। अब आप लोग शायद नहीं जानते हो, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप सीख लो। आप सीख लो यहाँ पे शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। सिंस शुद्ध B का है, चलो B का ही लिख देते हैं, B तो शुद्ध ही है। B मतलब जल, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। यहाँ से आप क्या निकाल लो, WB निकाल लो। WB क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 1000 आएगा। अब ml से पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ
1000 ग्राम। यहाँ से निकालो आप NB क्या हो जाएगा, WB अपॉन H2O का मोलर मास, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू 16 ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 18 आएगा। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 55.56। कितना आएगा, 55.56। अगेन यहाँ पे उसने दे रखा है P पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, या P ही दे रखा है। P कितना है, 0.987 बार। कितना है, 0.987 बार। केज की वैल्यू उसने दे रखी है, केज कितना है, 76.48 किलो बार। तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 76480 बार। भाई दोनों की यूनिट सेम रखनी है, यूनिट दोनों की क्या होगी, सेम होगी। अब अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू KH इंटू Na अपॉन NB। तो यहाँ से Na क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा P इंटू NB। P की वैल्यू 0.98 सेजम इंटू NB की वैल्यू 55.56 अपॉन KH की वैल्यू कितना है, 76480। ये तो हो गया मोल्स। क्या हो गया, मोल्स। लेकिन हमें मोल्स कैलकुलेट नहीं करना है, हमको तो मिली मोल्स कैलकुलेट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 0.98 सेजम इंटू 55.56 अपॉन सेजम 680 इंटू क्या हो जाएगा, 1000। ये आप सॉल्व कर लो तो आपको N2 का क्या मिल जाएगा, मिली मोल। क्या मिल जाएगा, मिली मोल। आई होप कि आपको सॉल्व करना तो आता होगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.223, ऐसा ही कुछ, 0.223 मिली मोल। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाने आया हूं, मैं तो बस आपको फार्मूला अप्लाई कैसे करा जाता है वो बताने आया हूं। कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी है ना, मुझे पता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता दे भाई, व्हाट्सएप पे बता दे, या जब ऑफलाइन क्लास होती है तब बता दे। शॉर्टकट करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। अगेन मैं आपको फिर से याद करा दूं, कैल्सी मत यूज करना, बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट है इसमें, ढूंढो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठनिहित प्रश्न होता है ना एक, हाँ उसका ढूंढो 2.6। आप सोच रहे होंगे सर पेज नंबर तो बता ही नहीं रहे हो, आप पेज नंबर भी बता दो। ठीक है भैया, अगर आपके पास NCERT की बुक है इंग्लिश वाली, किसमें, इंग्लिश वाली, तो उसमें है आपका पेज नंबर 43 पे। अब पता नहीं हिंदी वाले में किस में है, आई डोंट नो। तो क्वेश्चन इज, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। अब यहाँ हमको बताना है हेनरी स्थिरांक, दैट इज KH की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, KH की वैल्यू बतानी है। आपका सेकंड क्वेश्चन आज का। ठीक है भाई, अब यहाँ पे सबसे पहले आप A और B पता कर लो। H2S गैस है ना, वो तो आपका सोल्यूट होगा, दैट इज A, और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट, दैट इज B। उसने बोला 0.195 मोलल, 0.195 मोलल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 0.195 मोल प्रेजेंट है। तो Na की वैल्यू कितनी हो गई, 0.195, और Wb कितना हो गया, 1000 ग्राम। अगेन Wb हमको पता है तो हम Nb कैलकुलेट कर सकते हैं। मास गिवन अपॉन वाटर का मोलर मास 18, तो कितना आएगा 55.56। तो आप क्या करो ना, धीरे धीरे वैल्यू लर्न कर लो,
1000/18 कितना होता है 55.56। क्या हम Na तो कैलकुलेट ही है, Na की टेंशन ही नहीं है। अब उसने कंडीशन दे रखा है STP, क्या दे रखा है STP, टेम्परेचर कितना होता है 273.15, कितना होता है 273.15। प्रेशर कितना होता है यहाँ पे 1 बार कर लो या 1 ATM कर लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ATM में। 1 ATM इक्वल्स टू होता है 1.013 बार, तो लगभग सेम ही है। प्रेशर क्या हो जाएगा 1 बार, कितना हो जाएगा 1 बार। तो प्रेशर पता हो गया, Na Nb पता हो गया, KH क्या हो जाएगा PA इक्वल्स टू क्या होता है KH इंटू XA, XA क्या हो जाएगा Na/Nb, ये पता KH निकाल दो। तो KH क्या आ जाएगा, KH इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई PA लिख देते हैं 1 इंटू Nb की वैल्यू 55.56, Na की वैल्यू 0.195। सॉल्व करो, आंसर लो। तो सॉल्व करो, वेट मत करो कि भी सर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसकी वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू आपकी आएगी 285 बार। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, पता नहीं, हो भी सकता है। यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, देख लेना एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, हाँ उसी पे है, पेज नंबर 42 पे ही है, सॉरी पाठ निहित प्रश्न का 2 पॉइंट सेजम है। अब इंग्लिश है तो पेज नंबर होगा 42। बाकी भैया NCERT में देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो 298 केल्विन पर क्वेश्चन है। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 6 सेजम इंटू 10⁸ पास्कल। 500 ml सोडा वाटर 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 के मात्रा की गणना कीजिए। इस बार उसने Na नहीं पूछा, इस बार उसने Wa पूछ लिया है। कोई बात नहीं, अगर हमें Na पता चल जाए, क्या पता चल जाए Na, तो Na की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं Wa/Ma। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। लो भैया निकल आया यहाँ से। तो देखो इसे, उसने दिया है KH की वैल्यू, उसने दिया है P की वैल्यू, और उसने दिया है 500 ml H2O, मतलब यहाँ से हमको NB भी पता चल जाएगा। प्रेशर कितना है 2.5 ATM, 2.5 ATM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ जाएगा पास्कल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा पास्कल में। KH की वैल्यू उसने दे रखी है, कितना है 1.6 सेजम, 1.6 सेजम इंटू 10⁸ है, कितना है 10⁸, हाँ 8 पास्कल, 10⁸ पास्कल। ठीक है भाई। उसने दिया है जल का H2O। अब ये आपका विलायक है, H2O का आयतन 500 ml है, उसका घनत्व कितना होगा 1 ग्राम पर ml। तो H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 500
ग्राम। ये क्या है, WB। निकालो यहाँ से NB, NB क्या आ जाएगा, WB अपॉन कैपिटल MB, मतलब अणुभार कितना जाएगा, 20 सेजम पॉइंट सेजम 8, 20 सेजम पॉइंट सेजम 8। अब देखो P इक्वल्स टू लगाओ हेनरी का फार्मूला, P इक्वल्स टू क्या होता है, KH इंटू Na अपॉन NB। Na बताओ Na क्या होगा, WA अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू NB। हमें कैलकुलेट क्या करना है, WA, तो WA को रोको, बाकी सबको साइड में करो। तो W क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। P की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁵ Ma, A का अणुभार, A क्या है, CO2, CO2 का अणुभार कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, CO2 1 इंटू 12 कार्बन प्लस 2 इंटू 16 ऑक्सीजन, सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, 44 आएगा। कितना आएगा, 44। NB की वैल्यू 20 सेजम पॉइंट सेजम 8 अपॉन KH की वैल्यू 1.6 सेजम इंटू 10⁸ आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 1.848 ग्राम। कितना आ रहा है, 1.848 ग्राम। सही है। अब आपकी कुछ प्रॉब्लम्स देखो, ये जो है आपका बहुत ही मतलब मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं। आप क्या, सब लोग गुजर रहे हैं। कोरोना क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहें, प्रॉब्लम्स बनाना बंद करें कि सर वो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, ये वो। तो ज़्यादातर आप देख रहे हो मैं बोल ही रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। और अगर यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, मुझको पता है, अभी इतना ज़्यादा हमारे पास सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस नहीं है कि आपको एकदम जिससे आप चाहते हो वैसा हो जाए। परफेक्ट कोई नहीं होता, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे आप लोग अभी तो सपोर्ट करो, फिलहाल आप लोग पढ़ो, यही सबसे बड़ा सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर नहीं होता है, नहीं क्लियर आ रहा है, तो आप थोड़ा क्वालिटी उसकी बढ़ा लो। क्वालिटी क्या करो, यूट्यूब पे आता है ना ऑप्शन, उसको थोड़ा बढ़ा लिया करो। दूसरी बात, सर नेट नहीं चल रहा है, तो उसमें सर क्या कर सकते हैं यार, हम क्या टावर लगवाएंगे, नेटवर्क हम बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे। नहीं आता है तो मॉर्निंग में और नाइट में रहता है स्पीड काफ़ी, तब क्या करो, आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया करो। बहुत सारे आपके पास ऐप आते हैं, जैसे ट्यूबमेट हो गया, या अब मुझे नहीं पता विडमेट है शायद, मैंने तो कभी उसको यूज़ किया नहीं, मैं तो ट्यूबमेट ही यूज़ करता हूँ। उससे क्या होता है, अपन डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग MX प्लेयर में या जो भी आपके पास प्लेयर है उससे आप लोग अच्छी से उसको जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं। तो बहाने बनाने बंद करें प्लीज़, अपने कोर्स की तरफ ध्यान दें कि आपका कोर्स अभी शुरू भी नहीं हुआ एक तरह से। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको घर में रह के पढ़ाई करनी है। ऑफलाइन क्लासेस जब होंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तब यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे, आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। आगे हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।